हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम हुआ था यूपी टेट का 19 दिसंबर 2016 को। दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन को हलवा बनाते। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर घंटा अधिक कर दी जाए ना, तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, आपको बताना यह है कि बस की सामान्य चाल कितनी होगी। दोस्तों स्पीड क्या होती, चाल बराबर बोले तो चाल क्या होता है हमारा, दूरी अपॉन समय होता है। ये सबने पढ़ा है, चाल बराबर जो होती है वो दूरी अपॉन समय होती है। क्या कह रहा है कि कोई बस की चाल है ना, यदि उसकी सामान्य चाल जो है उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए ना, तो यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। समझ रहे, बस की सामान्य चाल क्या होगी आप मुझे बताओ। आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ समय जानना चाहता हूं ना, तो समय बराबर क्या होगा हमारा, दूरी और चाल को इधर ले आओ तो नीचे दूरी अपॉन चाल होगा। ये चीज समझ गए। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। एक चीज कंफर्म, अगर मैं आपसे पूछ रहा है कि बस की सामान्य चाल क्या होगी, अगर मैं ऑप्शन से उठाता हूं, ऑप्शन नंबर 1 25 लेता हूं, तो यहां से समय जो होगा वो अगर मैं 25 से भाग लेता हूं ना, चाल को अगर मैं दूरी से भाग दूंगा, आप मुझे बताओ समय कितना आएगा। 25 से काटोगे, देखो 25 एकम 25, 5 बचा 50 हुआ, 25 दूनी 50, मतलब जो भी समय आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। ये चीज समझ गए। अब आप क्या कह रहा है कि यदि जो सामान्य चाल मैंने 25 मानी है ना, यदि इस चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, मतलब कि जो चाल पहले 25 थी, अब जो दूरी कितनी है, दूरी तो वही रहेगी 300 किलोमीटर। अगर 25 से मैं 30 करता हूं ना, 25 से 30 करोगे 5 किलोमीटर अधिक हो जाएगा। आप 30 से काटोगे, देखो 30 होता है, कितना आया 10। क्या कह रहा है कि जो समय है ना वो 2 घंटे कम समय लेती है। पहले समय कितना आया था, 12। अब देखो 12 से जब 2 कम करोगे तो मुझे 10 मिलना चाहिए। देखो 12 में से जब 2 जाता है तो 10 मिलता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस 5 हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ क्या दे रखा, 9 की पावर 2x माइनस 1। आप देखना 2 की पावर 5 होता क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। 32 माइनस 5 करोगे, आप मुझे बताओ 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 32 में से जब 5 जाता है कितना बचता है, 27। ये चीज कंफर्म। अब देखना 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। 3 की पावर 2 की पावर क्या है, 2x माइनस 1। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं 27 को 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं। 9 को आप 27 की 3 की पावर 9 को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो ना, 9 की पावर में कोई 27 आता है, नहीं आता है। आप मुझे बताओ 3 की पावर 27 क्या, 3 की पावर क्या होता है 27, 3 की पावर 3 होता है ना, 3 त्रिकोण होती है 27। समझ गए। आपको पता होगा कि पावर का पावर में आपस में क्या होता है, मल्टीपल होता है। कहने का मतलब ये हुआ 3 की पावर जो करोगे ना, देखो 2 को भीतर भेजोगे, 2 दूनी 4x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2। अब आपको पता होगा जब भी बेस यानी कि आधार बराबर होता है ना, तो पावर भी हमारी बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि 4x माइनस 2, ये 3 की पावर 3 लिखा है, 4x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां से 4x माइनस 2 इधर जाएगा, 3 प्लस 2 क्या बना देगा, 5। आपसे क्या पूछ रहा है, x का मान नहीं आ जाएगा। x का मान क्या होगा, 5/4, 4 को नीचे भेजोगे, x का मान क्या हो जाएगा, 5/4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पास पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई होगी। दोस्तों आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन कितना दे रखा, 350। आप मुझे बताओ 350 के ऐसे फैक्टर कर सकते हो ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बांट सकते हो कि उनके जो पास पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा ना वो कितना आएगा, 7, 10, 14 आएगा। आप मुझे बताओ 350 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। देखो 7,
पना 35 50 हुआ, 5 भी हो सकता है और 10, मतलब कि 7 पना 35 इंटू 10 करोगे 350 आ रहा है। अगर मुझे बताओ इसकी लंबाई अगर मैं 7 लेता हूँ, चौड़ाई मैं 5 लेता हूँ और ऊंचाई जो है वो 10 लेता हूँ, अगर मैं इसके पास पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूंगा ना तो मुझे 7:10:14 मिलना चाहिए। देखो कैसे, आप मुझे तो पास पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, रेशियो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, रेशियो ऊंचाई इंटू लंबाई होता है, इसका अनुपात लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई होता है पास पृष्ठ का क्षेत्रफल। इनका रेशियो कितना मिलना चाहिए, 7:10:14 मिलना चाहिए। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे 7 पना 35 हो जाएगा 35, अब चौड़ाई इंटू ऊंचाई करोगे 5.50, ठीक है। अब ऊंचाई इंटू लंबाई करोगे 10×7=70। अब इसको देखो ध्यान से 5 से काटते हैं, 5×7=35, 5.50 और 14×5=70 होता है। देखो 7:10:14 आ रहा है, 7:10:14 आ रहा है, जो कि कंडीशन क्वेश्चन कह रहा है कि 7:10:14 आना चाहिए। इसका मतलब जो लंबाई होगी वो हमारी 7 होगी और जो चौड़ाई होगी वो 5 होगी और जो ऊंचाई होगी वो 10 होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई। यहाँ देखो सबसे लंबी भुजा क्या है, 10 है, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर आपका रेशियो ये नहीं आता तो आप मुझे बताओ एक फैक्टर और हो सकता था लंबाई चौड़ाई का। देखो 10 से अगर आप 2 बाहर करोगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 5, और इधर 10 से अगर 2 बाहर करोगे तो भी 5 हो जाएगा। मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो 14, 5, 5 में होनी चाहिए। अब इससे देख लो क्या पास पृष्ठ क्षेत्रफल ये आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहली जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ली है ना 7:5:10, 7 5 10 ली है ना, उससे हमें 7:10:14 मिल रहा है पास पृष्ठ का क्षेत्रफल। साथ ही साथ इसका आयतन तो मिलेगा क्योंकि इसके फैक्टर हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपको बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी दिखे कि 350 सेंटीमीटर घनाभ का वॉल्यूम है ना, और पास पृष्ठ जो क्षेत्रफल है ना, पास पृष्ठ का क्षेत्रफल, पास और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना वो आपका रेशियो अगर 7:10:14 में दे रखा है ना, तो कॉपी में नोट कीजिए हमेशा लंबाई जो होगी वो हमारी 7 होगी, चौड़ाई जो होगी वो हमारी 5 होगी और जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। इसको ध्यान रखिएगा, जीवन आपका सरल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। पहली बात समझ गए, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग कितना है, 99। तो ये गुणज क्या होंगे, आप मुझे बताओ गुणज क्या होते हैं जो 3 की क्रमागत गुणज पूछ रहा है, मतलब कि वो गुणज जो 3 से कटने चाहिए, साथ ही साथ जो 3 से कट रहे हैं ना वो जो गुणज आएंगे वो क्रमागत होने चाहिए। समझ रहे हो, क्रमागत मतलब जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप मुझे बताओ ये देखो 3 से सब्जी कट रही है, 3 का गुणज कितना होगा, 3 × 8 24। यहाँ देखो 3 का गुणज 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये देखो कितना होगा 3 एकम 3, 3 चौको 12। आप देखो 8 और 11 और 14 क्या क्रमागत है, इनका डिफरेंस क्या 1 है। क्रमागत मतलब तुरंत आना चाहिए, 8 के बाद क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इस टाइप के नंबर्स क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। समझे, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। देखो 32 और 33, 34 तो 3 से कटता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। समझे, आप देखना 30 और 33 और 36 को करोगे, देखो 3.30 और 3 11 से होगा और ये कितना होगा 12। देखो 10 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 12 आ रहा है, ये क्रमागत नंबर है, गैप नहीं होना चाहिए, एक एक का गैप होना चाहिए खाली। तो ये क्रमागत संख्या हो गई, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपको बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 मतलब समझे, 3 दूनी 6 1 7/3 7/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। आप मुझे बताओ 1 घंटे में वह कितना पढ़ती है, 1/5 भाग। आपसे क्या कह रहा है कि 7/3 भाग पढ़ लेती है उसके बाद सोती है, तो 7/3 का गुणा करोगे, देखो 7/3 घंटे में वह कितना पढ़ लेगी, 7 का ऊपर ही रहेगा 5 या 15, मतलब कि 7/15 भाग पढ़ लेगी। अब आपको बताना ये है कि कितना भाग शेष बचता है, तो कितना भाग शेष बचता है ना, अगर ये बताना है तो देखो हर को तो हर ही रखो, सेम ही सेम। अब देखो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, मतलब कि जो आंसर आएगा वो 8/15 भाग शेष बचती है। अगर आपसे पूछ रहा है जैसे मैं कहूँ 3/4 भाग पड़ता है तो कितना भाग शेष बचता है, तो क्वेश्चन नहीं, हर को सेम रखिए और 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा
1/4 भाग शेष बचता है। उम्मीद करता हूं भाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है। आप मुझे बताओ छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 269 में जब 7 जोड़ोगे 9 7 16 की 6 6 1 7, 276 क्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, गलत। 225 होता है, 256 होता है, 276 नहीं होता। 7 के बाद मैं क्या जोड़ूंगा? 16 जोड़ो। देखो 269 में अगर आप 16 जोड़ोगे, 269 में आप 16 जोड़ोगे, 6 9 15 की 5 6 1 7, और 275 क्या पूर्ण वर्ग होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। आप मुझे बताओ 269 में अगर आप 20 जोड़ते हो प्लस 20 जोड़ोगे, देखो सबसे छोटी पूछ रहा है ना, तो छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 20 देखो 2 8 9 मतलब 279 है, 289 है, 289 आ गया। आप मुझे बताओ 289 किसका वर्ग होता है? आपको पता है 17 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये एक कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। जब छोटे छोटे नंबर दिए गए ना तो आप जोड़कर देख लो ना किस संख्या का पूर्ण वर्ग हो रहा है, किस संख्या का वर्ग हमारा 289 आ रहा है। तो अगर 17 का वर्ग 289 आ रहा है तो ये संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर आप 269 में 20 जोड़ोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? मैंने कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको सारे टॉपिक कंप्लीट मिल जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला था कि 2003 का प्रथम दिन बुधवार है। अब 2003 है क्या? ये लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। अगर मैंने बोला था 2003 जो लीप ईयर नहीं है उसका प्रथम दिन, और 2003 का जो अंतिम दिन होगा ना, जो अंतिम दिन होता है वो क्या रहता है? सेम ही रहता है। मतलब कि ये अंतिम दिन भी क्या होगा? हमारा बुधवार होगा। 2003 का जो अंतिम दिन होगा बुधवार होगा। अब 2004 का पहला दिन स्टार्ट होगा। अब बुधवार से पहले दिन जब स्टार्ट होता है तो क्या होगा? बुध से क्या होगा? गुरुवार, मतलब कि बृहस्पतिवार होगा। अगर मैं कहूँ बुधवार के बाद 2004 का जो पहला दिन होगा वो क्या होगा? गुरुवार होगा। अब 2004 क्या है? लीप ईयर है। देखो 4 से भाग जा रहा पूरा पूरा, इसका मतलब वो लीप ईयर है। अब मैंने बोला था लीप ईयर का जो प्रथम दिन होता है वो अगर अंतिम दिन निकालना है ना, अगर मुझे लीप ईयर का जो अंतिम दिन निकालना है तो प्रथम दिन में 1 जोड़ दो, बस वही हमारा अंतिम दिन हो जाता है। गुरुवार से 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार हो गया। अब हम पहुंचने वाले हैं 2005 में। अब 2005 में अगर 2004 का अंतिम दिन शुक्रवार था तो 2005 का जो पहला दिन होगा वो क्या होगा? शनिवार। शनिवार होगा। अब मुझे ध्यान से बताओ 2005 क्या लीप ईयर है? नहीं। 2005 अगर लीप ईयर नहीं है तो जो लीप ईयर नहीं होता उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या रहता है? सेम ही रहता है। मतलब प्रथम दिन शनिवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शनिवार। आपसे क्या पूछ रहा है? 2005 का अंतिम दिन क्या होगा? शनिवार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 14/33, 21/22, 42/55 का मासा होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे बताओ कभी भी आप फ्रैक्शन, देखो PYQ फॉर्म में सभी भिन्न दे रखे हैं। फ्रैक्शन का अगर आपको मासा यानी कि एचसीएफ निकालना है तो कुछ नहीं, आपको अंश का क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। और जो बच जाता है हर, उसका क्या करना? एचसीएफ का भाई क्या होता है? एलसीएम निकालना होता है। बस इतना ही करना है। आप देखो अंश का अगर आप एचसीएफ निकालोगे, देखो 14 और 21 और 42 का मासा कितना होता है? देखो 7 ही तो होता है, 7 ही तो कॉमन है 14 21 42 में। देखो 7 दूनी 14, 7 21 और 7 6 42। अब 2 3 और 6 में कोई कॉमन ऐसा नंबर है नहीं जो तीनों को काट दे। इसका मतलब जो मासा होगा वो 7 होगा, एचसीएफ जो होगा 7 होगा, मतलब हर जो होगा वो 7 होगा। देखो हर 7 कहाँ दे रखा है? जो मतलब अंश होगा वो कितना होगा? 7 होगा। मतलब देखो अंश 7 कहाँ दे रखा है? यहाँ देखो 42 दे रखा, खत्म। ये 3 खत्म, ये 21 खत्म। ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है जिसका अंश हमारा 7 है, यानी कि मासा हमारा 7 है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। एलसीएम ये 330 100% होगा ही होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 57 रुपए और 75 पैसों का पैसों में मूल बताओ। आपको पता है कि 1 रुपये बराबर क्या होता है? 1 रुपये बराबर क्या होता है? 100 पैसे होते हैं। आप मुझे तो 57 रुपये को अगर पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 5700 पैसे तो यही हो जाएंगे, प्लस 75 पैसे को जोड़ना है। मतलब कि जो भी पैसे में आंसर आएगा वो 5700 पैसे से ज़्यादा आएगा। 5700 से पैसे ज़्यादा, ये देखो बहुत छोटे छोटे, ये क्या 57 पॉइंट, अरे भाई साहब 5700 पैसे से ज़्यादा आ रहा है। ये 5700 पैसे से ज़्यादा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन पर नजर डालिए, आपका आंसर सामने होगा।
चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संख्या 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का अंक है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। जब भी आपको इकाई का स्थान यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है ना, यूनिट डिजिट पर कौन सा अंक होगा, तो आप मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिए, मैंने पढ़ा रखा है। आप मुझे बताओ, यूनिट डिजिट हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ 0, लास्ट में अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 2 हो और 0 1 के बाद में 5 हो और क्या हो 6 हो, यहाँ चाहे कितने भी नंबर हो, अगर आप इसका पावर, आप कोई भी पावर लगाते हो ना, तो अगर इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है तो इकाई का अंक क्या रहता है, सेम ही रहता है। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी अंक हो, इसके अंत में अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इसकी पावर कुछ भी हो, आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है ना, तो हमेशा सेम ही रहता है। मतलब 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 रहेगा, 1 की पावर 1 ही रहेगा, 5 की पावर में कुछ भी हो 5 रहेगा, 6 की पावर में कुछ भी हो तो 6 रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर 0 की पावर 4 की पावर अगर ऑड है ना, 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। यहाँ पर ऑड मतलब पावर ऑड होनी चाहिए। कोई भी पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब जो से 2 का भाग ना जाए, अगर 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर चाहे कितना भी नंबर हो, अगर लास्ट में देखो 4 दे रखा है, इसकी पावर अगर इवन दे रखा है ना, 4 की पावर इवन मतलब इकाई का अंक हमेशा कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कंफर्म। अगर तीसरी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, देखो यहाँ चाहे कितना भी नंबर हो, अगर लास्ट में 9 है, अगर 9 की पावर अगर आपकी इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर कितना भी नंबर दिया गया और 9 की पावर अगर ऑड है ना, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ये चीज सीख गए। अब जो बचे नंबर है, बचे नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। यहाँ चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अब इसकी पावर अगर आपको मान लो कितनी भी दे रखी है और आपको इकाई का अंक निकालना है ना, इसमें 2 3 7 8 होना चाहिए, 2 3 7 8 होना चाहिए। और पावर कितनी भी हो, अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, उस पावर में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर आपको देखना है कि शेषफल कितना आ रहा है। जितना शेषफल आ रहा है ना, बस जैसे 2 की पावर शेषफल मान लो यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर क्या रखना है, 2 की पावर 1 रखना है। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको शेषफल ही पावर में लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आज अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ 3 की पावर 99, और हमेशा देखना अगर शेषफल हमारा 0 आ रहा है, अगर मतलब संख्या पूरी पूरी कट रही है, तो आप कुछ नहीं मानना, आप जो भी नंबर दिया रखा ना उसकी पावर 4 मान लेना। ये चीज कंफर्म। आप जैसे 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 है, देखो 2 3 7 8 का नियम क्या है, आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे, 4 से भाग देना, देखो 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, 9 हुआ, 4 से को 16, शेषफल कितना आया, 3। शेषफल 3 आया तो आपको 3 की पावर 3 लिखना है। अब 3 की पावर 3 तो निकाल लोगे, बहुत छोटा नंबर बचता है। आप देखो माइनस का 3 करोगे, देखो 4 से भाग करोगे, कितना है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 चौको 48 होता है। शेषफल कितना आया, 2। मतलब कि आपको क्या लिखना है, 3 की पावर 2 लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 त्रिका 9 होती है 27। 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 त्रिका 9। 27 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, 18। आपको इकाई का अंक कितना मिलने वाला है, 8। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक कोण क्या होगा। आप मुझे बताओ संपूरक और कोटिपूरक क्या होता है। अगर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री है ना, तो वो क्या कहलाता है, कोटिपूरक कोण कहलाता है। ये कंफर्म। अगर आप मुझे बताओ θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री है ना, तो क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। मतलब कि दो एंगल का सम अगर 180 होना चाहिए तो वो क्या कहलाता है, संपूरक कोण। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो क्या कहलाता है, कोटिपूरक कोण। आप मुझे बताओ 138 डिग्री दे रखा है, 138 डिग्री के संपूरक। अब संपूरक बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल 138 है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए जो 180 बना दे। आपको पता है 42 डिग्री जोड़ोगे तो ये संपूरक कोण हो जाएगा। 138 का संपूरक कोण क्या है, 42 डिग्री, क्योंकि 138 प्लस 42 क्या बनाएगा, 180 बनाएगा। कंफर्म बात। अब क्या करें, संपूरक का कोटिपूरक, मतलब कि 42 डिग्री अगर संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण है, तो आप मुझे बताओ इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि मुझे कोटिपूरक कोण बना दे। अब 42 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि कोटिपूरक कोण बनेगा, 48 डिग्री। मतलब कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 138 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, 42 डिग्री। संपूरक कोण मतलब 42 डिग्री का कोटिपूरक कोण, मतलब कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90। अब 42 डिग्री का जब संपूरक कोण क्या होगा, 48 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले भागों में विभाजित करती है, ठीक है। दो बराबर क्षेत्रफल वालों में भाग विभाजित करती है, तो AX और AB का अनुपात क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। AX और
क्या है, ए बी का अनुपात, मतलब कि टोटल का अनुपात पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो कॉपी में नोट कीजिए कि एरिया, अगर बी एक्स वाई निकालता हूँ त्रिभुज, जो इसका एरिया अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा ना, तो एरिया जो होगा एक्स बी वाई, देखो एक्स बी वाई निकालने की कोशिश करूंगा, और इसका जो एरिया होगा पूरे जो सर्कल का, पूरे जो ट्रायंगल का जो एरिया है ना, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। ये प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ ये किसके बराबर होता है, आप त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज का कोई भी भुजा ले लो और बड़े वाले त्रिभुज की कोई भी भुजा ले लो, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं एक्स बी लेता हूँ, इसकी एक्स बी लेता हूँ, एक्स बी अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा ए बी लेता हूँ, सेम ही पैटर्न पर लेनी चाहिए। अगर आपने इस साइड छोटे वाले के लिए तो इसी साइड बड़े वाली भी लेनी चाहिए। तो ए एक्स अपॉन ए बी का स्क्वायर होता है, मतलब दोनों का स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी आप कॉपी में नोट कीजिए, आपने ना समझ पढ़ी हो तो अभी कॉपी में जान लीजिए। ये चीज़ समझ गए। आप मुझे बताओ, अब मैं कह सकता हूँ क्या 1/2 बराबर ये, समझ गए। आप मुझे तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। कहने का मतलब ये हुआ एक्स बी अपॉन ए बी बराबर क्या होगा, 1/√2 होगा। मतलब एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 1। एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 1। आप मुझे बताओ, इसको अगर मैं रफ करता हूँ तो एक्स बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी है, 1 है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, √2। मतलब कि ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है, √2। अब मैं ए एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 - 1। देखो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, √2 आएगा कन्फर्म। √2 - 1 +1 करोगे, माइनस प्लस कट जाएगा, √2 बचेगा। जो कह रहा है कि ए बी की वैल्यू कितनी है, √2 है। ये चीज़ समझ गए। आपसे क्या पूछ रहा है, ए एक्स और ए बी की वैल्यू, ए एक्स की वैल्यू कितनी है का अनुपात पूछ रहा ना। ए एक्स का अनुपात कितना है, √2 - 1, और क्या कह रहा है, ए बी का अनुपात है। अब ए बी का अनुपात कितना है, √2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो √2 - 1 × √2 कहीं दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं इस रेशियो में मैं √2 का गुणा करता हूं तो आपका आंसर मिल जाएगा। मुझे दिख गया इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो बहुत ही आसान है, मुझे दिख गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कैसे, अगर √2 का इधर गुणा करोगे इसमें, देखो क्या हो जाएगा, √2 क्या बना देगा, 2 बना देगा, माइनस का √2 रेशियो √2 × √2 क्या बना देगा, 2 बना देगा। देखो 2 - √2 और रेशियो 2 कहीं दे रखा है, 2 - √2 रेशियो 2 दे रखा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 1/3 का पावर -1, 1/4 की पावर -1 की होल पावर क्या है, -1। जब भी किसी वैल्यू की पावर -1 है ना, तो इसको प्लस में करने के लिए चीजों को रिवर्स कर देते हैं। ये ए लिखा है, ए का उल्टा क्या होता है, 1/a, समझ गए। अब देखो ये क्या लिखा है, 1/3 लिखा है, इसकी पावर -1 है, इसको प्लस में करने के लिए इसको पलट देंगे। 1/3 को पलटोगे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा ना। आप मुझे बताओ, -1/4 की पावर -1 है, इसको पलट देंगे तो प्लस में आ जाएगा 4। अब की पावर -1 है, देखो 3 में से 4 जाएगा, क्या बनेगा, -1 की होल पावर क्या है, -1। अब -1 ये दे रखा पावर में, इसको पलटोगे क्या बना देगा, 1/-1 बना देगा। अब मुझे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस तो कटेगा नहीं किसी से ना, -1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर हैं। इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, हमेशा कॉपी में नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी किसी की त्रिभुज की भुजाएं 35 हो, 54 हो और 61 हो, अगर आपसे पूछ रहा है कि इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब यानी कि अल्टीट्यूड की लंबाई पूछ रहा है ना, तो बहुत ही आसान है, क्या होता है, 24√5 होता है। ये फैक्ट है, ये कॉपी में नोट कीजिएगा, आपके लिए आसान होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप फैक्ट को अगर ध्यान रखोगे ना तो बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। मैंने बोला जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका योगफल जितना दे रखा है अपॉन गुणनफल करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब मुझे तो योगफल कितना है 11 और गुणनफल कितना है 18, तो कितना आंसर आएगा 11/18। 11/18 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है। तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या होगी, बहुत ही, दो भिन्नों का गुणनफल, पहली और दूसरी भिन्न का गुणनफल कितना है 14/15।
क्या कह रहा है, इनका भागफल पहली अपॉन दूसरी करोगे कितना आएगा, 35/24 आएगा। अब मुझे तो इनका आपस में गुणा करता हूं तो क्या होगा, पहली इंटू दूसरी, अब गुणा करोगे पहली अपॉन दूसरी का तो क्या आएगा, 14/15 इंटू गुणा करोगे 35/24 आएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो ना। अब मुझे तो दो संख्या खत्म हो जाएगी, ये एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या का स्क्वायर। अब इधर देखो कितना बचेगा, 5 से काटोगे, 5 या 15, 5 सत्ते 35, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14 हुआ। अब यहाँ कितना आया, 12 हुआ, 12 या 36 और ये 7 सत्ते 49। अब देखना कितना आया, 49/36 आया। अब देखो पहली संख्या बराबर क्या होगी, 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। मतलब पहली संख्या कितनी है, 7/6। एक चीज समझ, पहली संख्या का 7/6 है तो यहाँ मैं 7/6 रख सकता हूँ। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 3 हुआ, दशमलव लगाओ 6 पंचे 30, कितना आया 2/2.5 आया, दशमलव घटाओगे 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 25। मतलब कि जो दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 4/5। आप मुझे तो कौन सी बड़ी भिन्न है, देखो 7/6 मतलब 6 से भाग करोगे 6 एकम 6, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये देखो क्या आएगा, 0.40 होता है। 1 पॉइंट बड़ा है कि 0.8 बड़ा है, आप कहोगे 1 पॉइंट बड़ा है। इसका मतलब भेद कौन सी बड़ी है, 7/6। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। आप मुझे बताओ सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। देखो बहुत छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं, आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो आप डायरेक्ट भाग कीजिए। देखो 2 से काटोगे 2 एकम 2, दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 1.5 आया। इसको काटोगे देखो 3 एकम 3, दशमलव लगाओगे 10 हो जाए, 3 त्रिका 9, 1.3 समथिंग आएगा। देखो 5/6 तो बहुत छोटी नंबर है, 1 से छोटा है ना, 6 से का आएगा नहीं, मतलब कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 48.8 आएगा। देखो 7 से काटोगे 7 एकम 7, 2 बचा, 7 दूनी 14, 1.2 आएगा। अब मुझे तो कौन सबसे बड़ा है, 1.5 किसको दर्शा रहा है, 3/2। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यदि 31x5 9 का अपवर्त है जहां x का एक अंक है तब x का मान क्या होगा। मतलब 9 का अपवर्त मतलब ये संख्या जो है ना वो 9 से कट रही है। अब 9 से कटने का नियम क्या है, सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी। जोड़ दो, 3 1 4 5 9, 9 प्लस x। अब मुझे बताओ x की जगह मैं क्या रखूंगा कि मुझे संख्या 9 से कटनी चाहिए। देखो x की जगह 1 रखो, 9 1 10 हो जाएगा, 10 9 से नहीं कटता, 9 3 12 नहीं कटता, 9 6 15 नहीं कटता, 9 9 18 ही कटेगा 9 से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि विभाजनी का उपयोग निम्न बनाने में किया जाता है। विभाजनी का उपयोग मतलब विभाजन फैक्टर, मतलब कोई विभाजनी का उपयोग कब किया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि रेखाखंड की लंबाई मापने में, कोई रेखाखंड है आप विभाजन करोगे, आप मुझे बताओ इतना विभाजन की लंबाई कितनी है, इतनी विभाजन की लंबाई कितनी है। मतलब कि देखो विभाजनी का उपयोग कोण, मतलब विभाजन नहीं किया जाता कोण में, ना आयत बनाने में विभाजन किया जाता, ना त्रिभुज, रेखाखंड की लंबाई बनाने में किया जाता है विभाजनी का प्रयोग। कॉपी में नोट कीजिए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। हमेशा ध्यान रखना, देखो वर्ग देखना है। ये देखो हमारा क्या है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और इस टाइप की क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। ये क्या है, पंक्ति, और ये क्या है, स्तंभ, मतलब कि कॉलम है। हमेशा ध्यान रखना, देखना पंक्ति कितनी है, 1, और ये 2 पंक्ति, और ये 3 पंक्ति, और कॉलम कितना है, ये 1 2 और 3। ये चीज समझ गए। अब मुझे बताओ, आप देखना कॉलम जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति देखो ये किस में नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे है। मतलब कि पंक्ति में जो है वो 3 नंबर, और कॉलम में जो 3 नंबर है लास्ट का नंबर का गुणा करना है, बस 3 × 3 करना है। जब भी आपको वर्ग बताना है तो सबसे लास्ट में नंबर क्या दे रखा उसको पकड़ना है, और इधर सबसे लास्ट में नंबर क्या दे रखा उसको पकड़ना है। इनका मल्टीपल करना है। और कितना कब तक करना है, देखो 3 में से एक कम करते जाना है। 3 में से 1 कम गया 2, इसमें भी 2 हो गया। अब 2 में 1 कम करोगे 1 आएगा, फिर इसमें 1 कम करोगे तो 1 आएगा, अब इसमें 1 कम करोगे 0 आएगा, समझे। अब इसमें 1 कम करोगे तो 0 आएगा। जहां एक संख्या 0 मिल जाए बस हमको वहीं तक छोड़ना है। अब देखना कितने वर्ग होंगे, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। अब देखो 0 0 आया, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जहां तक 0 आ जाए बस उसी वहीं तक चलना है। 0 आने के बाद में आप संख्या को छोड़ सकते हो। अब देखना कितना वर्ग आया, 9 4 13 और 1 14 आया। ये चीज समझ गए। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसे ना कर पाओ तो ऐसे कर लो। अगर रो बराबर कॉलम हो आपके, देखो यहाँ रो कितनी है 3, कॉलम भी 3 है, तो हमेशा ध्यान रखना 1 2 3 करना है। बस आप क्या करना, कॉलम पकड़ना हाईएस्ट वाले, 3 का स्क्वायर, फिर 3 के बाद 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर।
3 2 1 2 3 है ना, इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14। ऐसे कर सकते हो, कैसे भी करो आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि गणित सार संग्रह के लेखक है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य है। महावीराचार्य कौन है? महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक है। अगर भास्कराचार्य की बात करें तो भास्कराचार्य ने क्या लिखा था? जैसा आपने पढ़ा होगा कि लीलावती, लीलावती पढ़ी है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? ये है ना भास्कराचार्य। ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा था? ब्रह्मा स्फुट, ब्रह्मा स्फुट, ब्रह्मा स्फुट करके कोई बुक थी, उन्होंने लिखी थी। अब आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या लिखा था, शायद दासगत की लिखी थी। इस टाइप के कुछ नंबर है, इस टाइप से कुछ बुक है दासगत की, ऐसी टाइप की कुछ है। उन्होंने क्या लिखा था? आर्यभट्ट। कॉपी में देख लीजिएगा कि ये कन्फर्म है क्या? वैसे कन्फर्म ही होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है? ये किसने कहा था? बहुत ही आसान सवाल है। मेकन एंड रॉबर्ट्स ने बोला था कि जो शिक्षक है ना वो शिक्षण उपकरणों के माध्यम से अगर शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है। मतलब कि अगर कोई शिक्षक है ना, आप कोई को शिक्षा दे रहे हो तो आप उपकरण को अगर उपयोग में लाते हो ना तो वो शिक्षा रोमांचित बन जाती है। वो किसने बोला था? मेकन एंड रॉबर्ट्स ने। आपको ध्यान कैसे रखना है? कोई भी उपकरण ला रहे हो ना, आप उस शिक्षा को रोमांटिक मतलब कि रोचक बना रहे हो। रोचक बना रहे हो मतलब मेकिंग मतलब मेकिंग कर रहे हो। मेकिंग मतलब क्या होता है? बनाना। मेकिंग से याद रखना मेकन तथा रॉबर्ट्स। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? हमेशा ध्यान रखना जो स्वयं सिद्धि विधि है ना उसमें क्या है? गणित की जो आनुवंशिक विधि है ना वो सम्मिलित नहीं है। बाकी ये सब सम्मिलित है। यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, औपचारिक एवं सिद्धि विधि। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि पाई है। मैंने 50 बार हजारों बार बोला है कि पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या होती है। हमेशा ध्यान रखना पाई क्या है? अपरमेय संख्या। ना विषम होती है, ना सम होती है, ना अभाज्य संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरमेय संख्या। बहुत बार बता चुका हूं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए, अंततः वृद्धि या कमी क्या होगी? हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी नंबर को 20% बढ़ा रहे हो और 20% घटा रहे हो, मतलब कि सेम परसेंट बढ़ा रहे हो और सेम परसेंट घटा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना हमेशा क्या होती है? परसेंटेज कमी होती है। जब भी किसी नंबर को आप सेम परसेंट से बढ़ा रहे हो उसके बाद में सेम परसेंट से घटा रहे हो तो हमेशा क्या होती है? परसेंटेज कमी होती है। परसेंटेज कमी होती है तो वृद्धि वाले खेल गए। अब देखना कितनी कमी होती है? कुछ नहीं होता, माइनस के x² / 100% की कमी होती है। अब यहाँ x² क्या है? वही परसेंटेज है, आप कितना परसेंट बढ़ा रहे हो सेम। यहाँ देखो 20 बढ़ा रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो, 20% घटा रहे हो। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 20। 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 400/100 करोगे। देखो 2 जीरो खत्म, माइनस लगा रहेगा, कितना आएगा? -4। -4 क्या बताता? 4% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मैंने बोला व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो क्या सुने? उन संख्याओं का योग करना है अपॉन गुणनफल करना है। गुणनफल करना है। यहाँ देखो योग दे रखा है, योग कितना है? 36। अब गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल कैसे होता है? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एलसीएम में, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा क्या होता है? लासा इंटू मासा होता है। देखो लासा इंटू मासा दे रखा है 3 × 105, यही हमारा गुणनफल हो जाएगा 3 × 105। चीजें समझ रहे हो? आप मुझे 3 से काटोगे कितना आएगा? 12। फिर देखो 3 चौको 12, 3 से काटो 3 3 9, 3 5 15, मतलब कि कितना आएगा? 4/35। 4/35 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। आयताकार का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। अगर अर्ध परिमाप की बात करें आधे की तो 2 से भाग करोगे क्या आएगा? l + b आएगा।
ये चीज समझ गए। आपको बताना ये है कि बाघ की लंबाई की भुजा की माप होगी। अर्थ पर माप कितना है 36 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि बाघ की लंबाई कितनी होगी। बाघ की लंबाई दे रखी होगी ऑप्शन में। अगर मैं 20 लेता हूँ, बाघ की लंबाई 20 लेता हूँ, क्या कह रहे हैं जिसकी लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर ये 20 है तो 4 मीटर अधिक होनी चाहिए। ये कितनी हो जाएगी 16 4 20 होता है। आप मुझे बताओ क्या 20 प्लस 16 कितना होना चाहिए हमारा 36 होना चाहिए। क्या 20 और 16 36 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो इसकी लंबाई होगी वो 20 होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 अपराह्न से चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या होगा? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। 17 घंटे 42 मिनट के बाद पहुंचती है। आप मुझे तो 7:29 पे चली, अब 17 घंटे बाद पहुंची, 17 घंटे 42 मिनट बाद पहुंची। आप देखना कब पहुंच रही है, जोड़ दो ना। 9 2 11 के 1, 4 2 6 1 7 हुआ, 17 7 24, 24 घंटे 71 मिनट, मतलब 24:71। अब 71 से 60 मिनट कर ही लोगे, कितना बना देगा 25। 24 घंटे 25 बना देगा। 25 बज के कितना हो जाएगा 11 मिनट। अब 25 क्या होता है देखो, 24 बज गया, 24 घंटे हो गए। 24 के बाद में जब क्या होता है 25 मतलब 00, 24 मतलब पूरा घंटा हो गया। 24 के बाद में जब 25 होता है मतलब क्या बना देता है 1 बजा देता है। 1:11 PM पर, समझे। 24 घंटे तो पूरे हो जाएंगे। 24 घंटे बाद देखो, अगर सुबह रात के 12 बजे चलोगे और 12 बजे चलने के बाद में सुबह के 12 फिर शाम को 12 पहुंचोगे तो कितना बना देगा 24 घंटे बना देगा। इस 24 घंटे के बाद में फिर अगला जो आएगा वो 25 घंटे क्या बना देगा 1 बजेगा। वो किसका AM का बजेगा, मतलब सुबह होगी मतलब अपराह्न 1:11। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। ठीक है, आयु का परसर बताइए। परसर क्या होता है, सबसे हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर घटाना है। अब देखना हाईएस्ट नंबर इसमें देखोगे कौन सा है। हाईएस्ट नंबर अगर देखोगे तो मुझे दिख रहा है इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है 54। अगर मैं लोएस्ट नंबर की बात करता हूं, इसमें देखो लोएस्ट नंबर क्या है 23। 23 को घटाओगे 54 में से जब 23 जाएगा कितना आएगा 31 साल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी। 50 बार मैंने समझाया, सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है 2। समझ गए, सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है 2। और 2 सिर्फ एकमात्र, सिर्फ ओनली कहें या सिर्फ कहें, समझे। 2 जो है ना वो सिर्फ ओनली क्या है, एकमात्र सम आवाज संख्या है। एकमात्र सम आवाज संख्या है। इसके बाद में कोई भी सम संख्या जो है ना वो आवाज नहीं होती। सिर्फ 2 ही है, सबसे छोटी संख्या भी है आवाज, और 2 एकमात्र सबसे सम आवाज संख्या भी है। इसके बाद कोई भी सम संख्या आवाज नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।